हेलो एवरीवन। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2020 संडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही आज संडे है तो आज एडिटोरियल तो नहीं आते, बट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, एंश्योर स्पीडी एक्सेस टू वैक्सीन मोदी। तो जो वैक्सीन जो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक मार्केट में अवेलेबल होने की बात गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके बेसिस पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो भी वैक्सीन है उसकी जो कोल्ड स्टोरेज चेन है जहाँ पे उसको स्टोरेज किया जाना है, देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है, कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा कि कहाँ पे वो मूव हो रही है, तो उसके बेसिस पे अभी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है वैक्सीन के अराइवल से पहले। देन नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर रेड्डी एक मेडिसिन की कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज गेट नोट फॉर स्पुतनिक 5 ट्रायल्स। जो डॉक्टर रेड्डी की जो वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज जो है वो स्पुतनिक 5 जो रशिया की कंपनी की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल की परमिशन DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसके ट्रायल की परमिशन यहाँ पे दे दी है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ न्यूजीलैंड PM एडर्न विंस हिस्टोरिक री इलेक्शन। जो उनकी लेबर पार्टी है उसको 64 आउट ऑफ 120 सीट्स मिले हैं, और ये जो सीट्स हैं वो उनको हाईएस्ट मिले हैं जब से उनके यहाँ पे न्यूजीलैंड में प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम 1996 में उन्होंने अलाउ किया था। तो ये प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम क्या होता है? इंडिया में जो प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके लिए यूज़ किया जाता है प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। बाकी टाइम पे फर्स्ट पास सर्व पोस्ट सिस्टम जो है वो सिस्टम यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले PR देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज अगर 100 सीट्स हैं, एंड 10,000 वोट्स हैं, 100 सीट्स एंड 10,000 वोट्स, एंड देयर आर 2 parties. One party got let's say 900 vote, and other party got 100 votes. So one party will have 90 seats out of 100, another party will have 10 seats out of 100. This is a must in proportional representation. In this system जो भी पार्टीज़ होती हैं उनको प्रपोर्शन में जितने भी वोट उनको रिसीव हुए उनके प्रपोर्शन में उनको सीट्स दी जाती। तो इस सिस्टम में कोई भी पार्टी हो, छोटी भी पार्टी होती है, तो अगर उसको थोड़े वोट्स मिले हैं और उससे उनकी 1 या 2 सीट सिक्योर हो रही हैं तो उनको वो सीटें दे दी जाती हैं। अब यहाँ पे की जो वेरिएंट्स हैं PR के वो क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज़ मैनी वेरिएंट्स, आउट ऑफ विच 2 सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है। एक लिस्ट सिस्टम है एंड सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो लिस्ट सिस्टम में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने कैंडिडेट की लिस्ट एडवांस में दे देती हैं, हु आर अवॉर्डेड सीट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर पार्टीज वोट शेयर, यूजुअली विथ सम मिनिमम प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड। अब दूसरा क्या है? मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है? वोटर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं वाइल वोटिंग, और वो जैसे एक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को देना है, थर्ड प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को देना है, तो इस तरह से वो अपना एक एक प्रेफरेंस देते जाते हैं, और उसके बेसिस पे सबसे पहले वोट काउंट होते हैं, और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उसको मान लिया जाता है कि वो विनर है। तो इसके बेसिस पे अब इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इंडिया ने अलाउ नहीं किया है अपनी कंट्री में जो जनरल इलेक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, बट जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही होते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अनडाउटेबली फॉल्स सेकेंड इन कॉम्पिटिशन विथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो सिस्टम जो कि
उसमें बहुत सिंपल वोटिंग होता है, जिसके वोट्स ज़्यादा आएंगे, मेजॉरिटी में आएंगे, उसको विनर बना दिया जाता है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे बीजेपी है, उसको आउट ऑफ टोटल जितने भी जनरल इलेक्शन में वोट हुए तो उसका 33% वोट्स मिले, और बाकी पार्टीज़ को 69% वोट मिले। तो आप सोचो, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो बीजेपी को सिर्फ 33% सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 543, बट अभी मोर देन 300 सीट्स मिली हैं बिकॉज ऑफ FPTP सिस्टम। ओके, सो नाउ प्रोपोर्शनल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी, उसमें कैसी स्टेबिलिटी रहती है। अब पार्टीज़ जो हैं उनको सीट्स दी जाती हैं उनके वोट शेयर के बेसिस पे। तो हर एक पार्टी, जितनी भी पार्टी होती हैं, सभी को सीट मिल जाती है और वो लेजिस्लेचर में पहुंच जाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और इसमें किसी पार्टी को बड़ी मुश्किल से ही मेजॉरिटी मिलती है, जिससे कि सिस्टम में स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहती है और कोएलिशन गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ड्रॉबैक्स हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 76% ऑफ रूरल इंडियंस कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट। ये कहना है कि इंडिया के जो 76% जो इंडियंस हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रिशियस डाइट। मतलब जो ऐसी डाइट जिसमें कि हर एक चीज़ हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, रफेज हो, ऑल द थिंग्स शुड बी देयर, बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। अब यहाँ पे बात की गई है रूरल इंडियंस की। इसके ये जो अभी यहाँ पे सिर्फ हाफ आर्टिकल दिया हुआ है, हाफ आर्टिकल उन्होंने पीछे दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आउट ऑफ 4 रूरल इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड अ न्यूट्रिशियस डाइट। मतलब 4 में से 3 इंडियंस जो हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव अगर वो पूरी की पूरी इनकम भी फूड पे कर दें तो भी 2 आउट ऑफ 3 देम आउट, मतलब 3 में से 2 फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे, इफ़ यू हैव रीड लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे, उसमें उन्होंने थालीनॉमिक्स नाम से एक चैप्टर भी दिया था। वहाँ पे उन्होंने बताई थी कि थाली की कॉस्ट कम हो गई है, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस, ऐसा कहना है ये जनरल का, जो जनरल पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो राजधानी स्कर्ट्स गुवाहाटी कट्स ट्रेवल शॉर्ट। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट एक ब्रिज है जो कि रेल रोड ब्रिज है, डिब्रूगढ़ ट्रेन बाया बोगीबील। तो ये इंडिया आइकॉनिक रेल रोड ब्रिज है जो कि 117 किलोमीटर बचा देता है टाइम दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचने का। जो बोगीबील है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र, और ये 2018 में बना था, जिससे कि ईस्टर्न आसाम जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी हुई है कि इसको ज़ीरो राजधानी क्यों बोला है, बिकॉज जनरली जो राजधानी है वो 2 से स्टार्ट होता है उसका नंबर, और मेल जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ रिटन ज़ीरो राजधानी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो इस बोगीबील ब्रिज के बारे में है, जो आपसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ब्रिज है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, इज़ ऑफ इमेंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि आर्मी तक अगर एम्यूनिशन पहुंचाना है तो बोगी ब्रिज कैन बी यूज्ड। अब जो ब्रिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ब्रिज रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए हैं। बैकग्राउंड, जो बोगीबील ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने 1985 में, जो आसाम अकॉर्ड था, आसाम में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनसे जब गवर्नमेंट ने समझौता किया था तो उसके बेसिस पे बनना था। अब जो बोगीबील ब्रिज है वो 1985 के आसाम अकॉर्ड का पार्ट है और ये सैंक्शन किया गया था 1979
1978 में, और ये पहला इंडिया का ब्रिज है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड से बना हुआ है। दिस इज़ द ब्रिज, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम सेकेंड पेज। इसमें डेली आजकल दिल्ली की न्यूज़ ही आती है, तो ना वहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है वो एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। सो डेली दे आर गिविंग एयर क्वालिटी रिलेटेड आर्टिकल। तो जो एयर क्वालिटी है वो लाइकली टू इम्प्रूव टुमारो, हो सकता है टुमारो एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि 19 जो स्टेबल बर्निंग फायर्स हैं वो सिर्फ इतनी ही हुई हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ पे जो सिस्टम है जो अपन को पढ़ना है, सबसे पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अब जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च जो SAFAR सिस्टम है, सफ़र सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ना है। देन CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका क्या मैंडेट होता है। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये 3 चीज़ें हैं। तो all the 3 can be done with the help of our notes. You can access these notes by joining the Telegram channel. Link is in description, so you can join this channel easily. Because आप जो भी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं न्यूज़पेपर में जो भी दिया रहता है वो इन डेप्थ में नहीं दिया रहता। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, देन आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट इशू है। अब जो इशू न्यूज़पेपर में आते हैं वो डेली के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी थी उस दिन। दिस विल नॉट बी अ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो सकता है कि कौन सी बॉडी मॉनिटर करती है, कैसे मेज़र किया जाता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को वो मेज़र करते हैं, क्या सिस्टम होता है, ये सारा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके बेसिस पे प्रिपेयर करना चाहिए। अब जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 एक्ट के अंडर बनाया गया था, लेकिन इसके जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट से इसको मिले हुए हैं। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन, एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, ये जो है जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको असिस्टेंस करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देन CPCB का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है जिसके साथ एक मेंबर सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स होते हैं। अब ये जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि 9 तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का असेसमेंट करना कि कितना पॉल्यूशन है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस बनाना कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे अभी ऊपर एक इशू था कि ब्रिक क्लिन है, जो ईंट के भट्टे होते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती हैं, ये सारा कुछ CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करता है। ट्रेनिंग करना जो वॉलंटियर्स हैं उनकी, इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, तो इस तरह से ये टोटल 9 हेड्स में काम करते हैं। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं मैटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के बीच में, तो ये सारे काम है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, SAFAR इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया था एयर क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेज़र करने के लिए, जिससे कि ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एयर की क्वालिटी कैसी है। ये जो सिस्टम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने डेवलप किया, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, तो अपन कह सकते हैं कि ये इंडिजिनसली डेवलप सिस्टम है। और ये ऑपरेशनलाइज, मतलब इसको यूज़ कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस दिस। आप मुझे बता दीजिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। नाउ इसमें क्या होता है, ये LED लाइट्स यूज़ करता है जिसमें डिफरेंट
कलर होते हैं जिससे कि रियल टाइम एयर क्वालिटी के बारे में पता चलता है, और ये 24/7 देता है। साथ में इसमें 72 आवर्स पहले तक का भी फोरकास्ट दिया जा सकता है। अब इसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना, जिससे कि सिटी में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। देन जो है ये इंट्रीगल पार्ट है, इंडिया की जो फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अब इसमें कौन कौन से जो है वो वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है। टेम्परेचर मॉनिटर करता है कि उस पर्टिकुलर डे में कितना टेम्परेचर है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। अब जो पॉल्यूटेंट्स ये मॉनिटर करता है वो PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, देन PM10, देन ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। So these are the things which are measured by this. अब SAFAR जो सिस्टम है वो बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली। इसके बाद जो यहाँ पे आप कलर कोडिंग देख सकते हैं, जो कलर कोडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि ग्रीन कलर जो है वो दिया जाएगा अगर क्वालिटी गुड है, एंड ऐसे अगर सीवियर है तो डार्क रेड कलर प्रोवाइड किया जाएगा। द नेक्स्ट, दिल्ली राइट्स केस में जो ताहिर हुसैन है उसके अगेंस्ट ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है चार्जशीट फाइल की है। तो अब ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसके अगेंस्ट की है और क्या की है, बट ED इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड डिस्कस ED कि उसके क्या मैंडेट हैं, वो कैसे वर्क करता है। दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज एग्ज़ाम में ED के बारे में वो 4 या 5 पॉइंट दे के फिर पूछ लेंगे कि ED क्या है, क्या काम करता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ED का क्या मैंडेट है। तो ED जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करने का काम करती है और इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करती है इंडिया में। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ऑफिसर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, अगर आप IRS IPS हैं तो आप इस सर्विस में जा सकते हैं। अब इसका जो ओरिजिन हुआ था, ये डायरेक्टरेट बना था 1956 में और इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था, जो कि FERA फेरा एक्ट 1947 के अंडर वर्क करता था। अब 1957 में इसका नाम बदल के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अब इसका जो कंपोजिशन होता है वो डायरेक्टली इसमें जो पर्सन्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे कि कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस एक्सेट्रा से। इसके जो अदर फंक्शंस हैं वो फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट से जो फिजिटिव पर्सन होता है जो जानबूझ के इकोनॉमिक ऑफेंस करता है उसको, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट जो 1974 है उसमें भी केस वगैरह ये देखते हैं। देन फेमा एक्ट से रिलेटेड अब इसमें स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं फॉर अ ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की हेल्प से एक PMLA कोर्ट बनाते हैं जिसको स्पेशल कोर्ट भी कहा जाता है। अब PMLA कोर्ट के अगेंस्ट जो भी अपील होती है उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिटी की न्यूज़ है सारी जो अपने लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूपी पुलिस ने जो बलिया में फायरिंग केस हुआ था उसके बेसिस पे गैंगस्टर एक्ट और NSA जो है वो लगाया हुआ है मेन एक्यूज़ के ऊपर। अब एक्यूज़ क्या था, कौन था, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर अस इम्पोर्टेंट इज़ NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उसको देख लेते हैं NSA का क्या मैंडेट है, ये कैसे
जो है वो वर्क करता है। अब जो NSA एक्ट है, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में इसको पास किया गया था। अब इसको आप GS पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 के वजह से जो है लॉकडाउन लगा था, तब इंदौर में जब चेक करने जा रहे थे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़, तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, तो उसके बेसिस पे भी NSA लगाया गया था। तो सेम NSA है ये, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अब ये NSA जो है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसमें एक पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है कि इन फ्यूचर ही विल कमिट अ क्राइम। सो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो इन फ्यूचर अगर क्राइम करता है तो उससे वो बच जाए। अब आर्टिकल 22(3)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है, और पर्सनल लिबर्टी पे एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, क्योंकि आर्टिकल 23 में लिबर्टी के बारे में बात की गई है, और इधर पे ये पर्सनल लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रीज़न फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। वो भी क्यों? बिकॉज स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। देन फर्दर आर्टिकल 22(4) स्टेट्स दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल ऑथराइज डिटेंशन पर्सन लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। ये 3 मंथ से ज़्यादा के टाइम तक उसको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। फिर एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जो रिपोर्ट करता है उस पर्सन के बारे में। अब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट 1978, उसने जो है डिटेंशन का पीरियड जो है उसको एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लेने के बिना ही 2 मंथ कर दिया, लेकिन ये प्रोविज़न अभी तक एनफोर्स में नहीं आया है। अब ये जो पर्सन है उसके ऊपर वो सारे लॉ एप्लीकेबल हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं। अब NSA जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि कोई पर्सन को डिटेन कर लिया जाए। अब जो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें कि एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है 12 मंथ के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो फ्रेश एविडेंस अगर उनको कुछ मिलता है तो उसके बेसिस पे डिटेंशन का पीरियड बना सकते हैं। अब नो बेसिक राइट, कोई भी बेसिक राइट नहीं होता पीपल को। इसमें राइट टू बी इन्फॉर्म जो है वो भी नहीं होता कि उसने क्या क्राइम किया है CRPC 50 के अकॉर्डिंग, बट अ पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कोई भी जो अरेस्ट पर्सन है उसको उसकी विल के अगेंस्ट डिटेन नहीं किया जा सकता, साथ में उसको राइट टू कंसल्ट दिया जाता है। बट इसमें जो है वो राइट टू कंसल्ट का भी जो प्रोविज़न है वो नहीं है। अब क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इसके, अब इतना ज़्यादा इसमें प्रोविज़न है तो इसका क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही। तो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट NSA एक्ट ये है कि जो भी रिकॉर्ड ऑफ डिटेंशन है वो NSA के अंडर वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है उसमें काउंट नहीं किए जा सकते। तो उसका कोई ना एनालिसिस हो सकता है ना ही उस डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो इससे पता नहीं चलता कि कितनी NSA में कोई FIR रजिस्टर नहीं होती, दैट्स वाई वो केस भी रजिस्टर नहीं होता और NSA के बारे में NCRB की रिपोर्ट में पता नहीं चलता है। देन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम में NSA को इन्वोक किया है सिटीज़न के क्वेश्चंस को शांत करने के लिए। अब जो NSA है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर गवर्नमेंट को मिल गई है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है सो यू शुड गो टू जुडिशरी, बट वाई अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशरी की तरह वर्क कर रही है गवर्नमेंट। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जो एक्ट्स है वो 40 ईयर ओल्ड है तो उसमें देयर इज़ अ सम चेंज विच इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली, कुछ चेंज उसमें अर्जेंटली करना ही चाहिए। अब ये जो ऊपर अपन ने आर्टिकल डिस्कस किया था सबसे पहला 76% ऑफ रूरल इंडियंस कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट, तो ये जो है वो NSSO जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है 2011 उसका जो डेटा था उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। तो इसमें जो इसकी जो फाइंडिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी यस्टरडे ओनली वी सी दैट ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रैंक है उसमें
सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग का प्रेवलेंस है, अंडर नरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो गाइडलाइन देता है कि न्यूट्रिशनली जो एडिक्वेट डाइट है वो एडल्ट वुमेन को 330 ग्राम ऑफ सीरियल, 75 ग्राम ऑफ पल्स और 300 ग्राम ऑफ डेयरी, 100 ग्राम ऑफ फ्रूट और 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो लेने ही चाहिए। एंड जो भी चीपेस्ट ऑप्शन है वो ले सकते हैं। तो अगर उसको भी कैलकुलेट किया जाए सो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट 45 रुपीज़ एंड फॉर एडल्ट मेल इट विल कॉस्ट फॉर 51 रुपीज़। तो इसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम इंडिया में है फूड की। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये सारी की सारी जो हैं वो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। देन सुप्रीम कोर्ट टेक्स नोट ऑफ चार धाम चेयरमैन्स लेटर। अब ये चार धाम का इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो चार धाम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड में चार धाम हैं उन तक जो है ऑल वेदर रोड गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है। बट जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कंसर्न ये है कि इससे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्म होगा। तो इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला था कि आप जो भी रोड्स बना रहे हैं वो जो रोड्स हैं उसकी ब्रेथ को 12 मीटर से 5.5 मीटर कर दीजिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और दोनों साइड आपको जो है वो प्लांट्स को उगाना है। देन नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन इंडिविजुअल मैनिपुलेटर्स बार्क। अब ये जो BARC है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इन्होंने ये एफर्ट किया लगाया है कि जो इंडिविजुअल जो कंपनीज़ हैं या जो चैनल्स हैं वो जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं रेटिंग्स का, टारगेट रेटिंग पॉइंट्स का, उनके ऊपर कैसे रोक लगाई जाए। अब एक बार बार्क को डिस्कस कर लेते हैं। जो मुंबई पुलिस है अभी न्यूज़ में आई थी बिकॉज उन्होंने 3 जो टेलीविज़न चैनल से उनके ऊपर TRP को मैनिपुलेट करने का केस बनाया था। अब TRP क्या होता है? टारगेट रेटिंग पॉइंट्स, इसको टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये जो है कंपनी जो एक पर्टिकुलर चैनल है, न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, उसको जो एड रेवेन्यू है वो इसी के बेसिस पे जनरेट होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा TRP होती है उसको उतने ज़्यादा जो है वो व्यूअरशिप के बेसिस पे उसको ऐड मिलते हैं। अब जो TRP है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मैनी पीपल, कितने लोगों ने, कौन से वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते, रूरल अर्बन पीपल थे, और वो कौन से चैनल को उन्होंने कितना वॉच किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? TRP जो है वो BARC के जो है बार-ओ-मीटर इंस्टॉल किए जाते हैं टेलीविज़न में सिलेक्टेड हाउस होल्ड में। अब जो बार्क है उन्होंने 44,000 जो हाउस होल्ड हैं अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे ये BARO-मीटर इंस्टॉल किए हुए हैं, जिससे कि ऑडियो वाटरमार्क आर एम्बेडेड इन द वीडियो कंटेंट प्रायर टू ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट से पहले ही उसमें एक ऑडियो जो है वो वाटरमार्क लगा दिया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है, बैरोमीटर उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि हाँ ये वाला जो वीडियो है वो प्ले किया जा रहा है इतने टाइम तक। अब ये जो वाटरमार्क है वो ऑडिबल नहीं है ह्यूमन ईयर के लिए, बट उनको बैरोमीटर डिटेक्ट कर सकता है। अब ये जो रेटिंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, उसी के बेसिस पे उनको पता चलता है कि प्राइम टाइम का शो कितने टाइम तक किसने देखा है। तो अब TRP जो है उसको कैसे रिग किया जा रहा है? अगर ब्रॉडकास्टर पता लगा लें कि कहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल है और 44,000 है, ज़्यादा नहीं है, और एड रेवेन्यू तो करोड़ों में है, तो अगर वो उन हाउस होल्ड को थोड़ा बहुत जो है वो मैनिपुलेट कर पाएंगे तो ब्राइब दे सकते हैं, अपना चैनल देखने के लिए पूछ सकते हैं, तो इससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बार्क क्या है? बार्क एक इंडस्ट्री है जो कि जॉइंटली ऑन की जाती है एडवर्टाइज़र, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2010 में क्रिएट हुई थी, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसके लिए जो भी है पॉलिसी गाइडलाइंस इशू करता है। देन नेक्स्ट वन इज़
यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये कुछ भी। देन वर्ल्ड न्यूज़, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। देन नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अपने लिए, दैट इज़, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, द एनिग्मा दैट इज़ COVID-19 IISER पुणे यूजेज स्मेल टू आइडेंटिफाई एसिम्टोमेटिक केसेस। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कोई ऐसी जो है वो टेक्निक है। देन नेक्स्ट वन, हाउ ग्लोबल वार्मिंग माइट अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी को ग्लोबल वार्मिंग कैसे अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके आ जाने की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पॉल्यूटेंट्स में यहाँ पे मेजरली इस आर्टिकल में जिस पॉल्यूटेंट्स की बात की गई है दैट इज़ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है फोटोसिंथेसिस के लिए, साथ ही साथ ये जो है प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट गैस है। तो 90 आर्टिकल में राइटर ने बात की है कि 1870 से लेके जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2% से ज़्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जो है बहुत ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बिकॉज स्टेबल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की जाती है, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। अब इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन से 400 तक अभी पहुंच चुका है। और एक रिसर्च है कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन ने ये वार्न किया है कि 2035 तक जो है उत्तराखंड में गढ़वाल जो ग्लेशियर्स हैं वो नहीं दिखेंगे। अब CO2 एक तरह का बेसिक जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो नेचर में एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से जो ओशन है उसका भी एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिससे कि CO2 के वजह से जो ओशन है वो भी एसिडिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी शेल्स हैं एनिमल्स के जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी वीक हो रहे हैं। और लैंड पे अगर CO2 का लेवल बढ़ता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। अगर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि उससे फोटोसिंथेसिस जल्दी होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड थोड़ा जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे जो प्लांट्स हैं। और दूसरा, ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, तो जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। और दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो प्लांट की ये नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है उसको भी कम करती है। तो ये CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जो हायर टेम्परेचर है अलग अलग रीजन में ग्रोइंग, जो ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि इंडिया, अपना जो नेबर्स हैं सहारा और सब सहारन अफ्रीका और पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, उनमें जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो ग्रेटली इम्पैक्ट होगी इससे। तो ये एक तरह से डबल टाइप से लोगों को परेशानी हो रही है। अब यहाँ पे जो ऐसा कैसे उनको पता चला कि जो प्लांट हैं उनको अफेक्ट करती है CO2 का लेवल अगर बढ़ जाते हैं तो उन्होंने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जिससे कि हीट की वजह से दे फाउंड दैट हीट टॉलरेंस तो बढ़ गया बट हीट इंड्यूस्ड डैमेजेस भी कम हो गए। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए उनके पास कि जो उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी उससे कम हो गई। द नेक्स्ट वन इज़ री इन्वेंटिंग ऑप्शंस फॉर रियल वर्ल्ड। ये जो है वो ये आर्टिकल में पूरी बात की गई है जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी, इस आर्टिकल में जो है वो ऑक्शन थ्योरी के बारे में बात की गई है कि ये जो ऑक्शन थ्योरी है वो क्या है। आप ऑक्शंस आपने देखा होगा कि जिसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है और जिससे कि सेलर का रेवेन्यू बढ़े। अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट एंटीक स्टैचू है, कुछ भी है, तो उसकी प्राइस डिसाइड होती है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, उसको वो चीज़ है वो दे दी जाएगी, जिससे कि कस्टमर के कंज्यूमर का भी बेनिफिट है और सेलर का भी बेनिफिट है और दोनों जो गोल हैं वो सेम टाइम पे मीट हो जाते हैं। अब ये रिलेवेंट क्यों हैं?
आपने देखा होगा कि अगर ऐसा किया जाए कि जो स्टेट ओन इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी चीज़ का ऑक्शन मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को चीज़ें दे रही है, तो जो लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल रहेंगे उनको वो चीज़ें कम प्राइस पे मिल जाएंगी। और दूसरा लॉटरीज होता है, वो भी एक तरह का ऑक्शन ही है जिसमें ये अनसर्टेनिटी रहती है कि किस पर्सन को गेन मिलेगा उससे और किसको लॉस होगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन दी है, ये जो ऑक्शन का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है वो होता है कैपिटल गुड्स, स्पेक्ट्रम या मिनरल्स वगैरह। जब गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करती है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे उसकी प्राइस को डिसाइड किया जाए। तो जो डॉक्टर मिलग्रोम एंड डॉक्टर बिल्सन है उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ऑक्शन के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है उसको उन्होंने कम करने का काम किया है। जो मोस्ट कॉमन ऑक्शन है, ऑक्शन में बायर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हो जाता है फ्यूचर गेन के लिए, तो वो ओवर पे कर देता है उसी रिसोर्स के लिए और बाद में उसको रिटर्न उससे कम मिलते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बिनर कर्स। अब जब बायर्स, एक इसमें इंस्टेंस दिया है कि बायर ने जो है वो यूएस के ऑयल की जो लीज़ है 1970s में ली थी, वो ओवर पे करके ली थी और उसको उससे रिटर्न कम मिला। तो इसके बेसिस पे ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरे तरह का ऑप्शन ये होता है कि इसमें न्यूजीलैंड में हुआ था 1990 में बिक्री ऑक्शन, जिसमें कि जो विनर है ऑक्शन का उसको सेकंड नंबर पे जो ऑक्शन में जो प्राइज़ लगाई है वो देने की बात की गई थी। तो $1 लाख की बिड लगाई और उसमें सिर्फ उसको $6 ही पे करने पड़े। तो इस तरह से ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो ऑक्शन थे उसके बेसिस पे डॉक्टर मिलग्रोम और डॉक्टर विल्सन ने जो स्पेक्ट्रम वगैरह हैं उसका जो प्राइस है वो डिसाइड करने की बात की। अब डॉक्टर मिलग्रोम और डॉक्टर विल्सन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो रियल वर्ल्ड ऑक्शन फॉर्मेट को डिसाइड करना। तो जो कॉम्बिनेटोरियल ऑक्शंस हैं जो इन दोनों ने डिसाइड किए हैं, कॉम्प्लेक्स गुड जैसे कि स्पेक्ट्रम को बंडल्स में सेल करना इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जो अर्लियर पहले गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम को जो है वो बहुत छोटे छोटी यूनिट में बेचती थी, जिससे कि क्या होता था कंपनीज को अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो वो सेकेंडरी मार्केट में परचेस कर लेते थे, जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। सेकेंडरी मार्केट में कैसे, जैसे सपोज़ एक पर्सन ने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम परचेस किया 100 रुपीज़ में, अब उसके वो काम का नहीं है और उसने वैसे बहुत सारे पहले से ही परचेस कर लिए हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में उसको किसी थर्ड कंपनी को बेच सकता है 200, 500, 1000 रुपीज़ में। तो ऐसा सीधा गवर्नमेंट का 800 और 500 या फिर पूरा पूरा 900 जो रुपीज़ है उसका गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया उसमें जो दे आर्ग्यू दैट जो एंथुजियास्टिक बिडर है उसको लोअर बिडिंग करनी चाहिए और रिटर्न जो है वो कंपनी का बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, कंज्यूमर के लिए हायर प्राइस भी नहीं लगेगी। आप सोचिए ना, अगर एक बिडर है वो ज़्यादा बिडिंग करेगा और बिडिंग करके प्राइस को बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर को वो जो आर्टिकल है वो ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा। और दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर को कोई चीज़ कम प्राइस में मिले, तो वो ऑक्शन का जो रेट है वो ऐसे डिसाइड करेगी कि कंज्यूमर का अल्टीमेटली कोई कंज्यूमर के ऊपर अल्टीमेटली कोई इफ़ेक्ट ना हो, इस तरह से। देन नेक्स्ट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस कैंपेन फॉर राइट्स। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात की गई है, पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार नोट्स के बेसिस पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो UNHRC है वो डिस्क्राइब करता है अपने आप को एक गवर्नमेंटल बॉडी जो कि UN सिस्टम के अंडर आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। अब ये एड्रेस करता है जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सिचुएशन होती हैं और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन देता है। जो फर्स्ट सेशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का वो 2006 में हुआ था, 3 मंथ बाद जब काउंसिल बनी थी
उस साल जब बनी थी। तो UNHRC जो है उसको सारे के ये उसके पास एबिलिटी है कि वो जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन अराउंड द ग्लोब चल रहे हैं उन इश्यूज़ पे डिस्कस कर सके, उन सिचुएशन में कहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है उसको ला सके। अब यूनाइटेड जो HRC है उसने रिप्लेस किया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। अब जो HRC की मीटिंग है वो 3 मीटिंग रेगुलर होती हैं एक साल में 10 वीक्स के लिए। जो मीटिंग्स हैं वो 4 वीक्स में चलती हैं मार्च में, 3 वीक्स इन जून और फॉर अनदर 3 वीक्स इन सितंबर। और सेशन जो हैं वो UN ऑफिस जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में होते हैं। अब जो 1/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स सो रिक्वेस्टेड द HRC कैन डिसाइड एट एनी टाइम टू होल्ड अगर 1/3 मेंबर डिसाइड कर लेते हैं तो HRC जो है वो अपना स्पेशल सेशन भी बुला सकती है। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो 47 UN मेंबर स्टेट्स हैं जो कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है डायरेक्टर सीक्रेट बैलेट की हेल्प से। जो जनरल असेंबली है वो कंट्रीब्यूशन को अकाउंट में लेती है जो भी कैंडिडेट स्टेट्स हैं और उसके बेसिस पे उनको चुना जाता है। अब ये जो मेंबर्स हैं वो 3 इयर्स के लिए चुने जाते हैं और नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए तो उसके बाद नहीं हो सकता। जनवरी 1929 में 114 UN मेंबर्स स्टेट जो हैं उन्होंने HRC में सर्व किया है। इंडिया और पाकिस्तान उस लिस्ट में है। अब इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होता है और ये 5 रीजनल ग्रुप्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। एशियन अफ्रीकन स्टेट्स 13, एशियन पैसिफिक स्टेट्स 13, लैटिन अमेरिकन 8, वेस्टर्न यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन 6। तो इस तरह से ये इनका मैंडेट होता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे, अब ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो आज संडे था तो ज़्यादा कोई आर्टिकल तो थे नहीं डिस्कस करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी